ये जो ये वाला पहाड़ है ना, इसको हटाना पड़ेगा। ये बर्फ पूरी फंस गई गाड़ी के नीचे, गाड़ी की एंटायर बॉडी के नीचे। इतना बड़ा ये, उसकी पूरी फ्रिक्शन से गाड़ी ना आगे मूव हो ना पीछे मूव हो। 1 घंटा लेट हो गया हूँ मैं। अब इसको साफ करना है। गाड़ी निकल ही नहीं रही तूफान में। सुबह सुबह पूरा रैंप साफ किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था ये इतनी खौफनाक बर्फ़ है, कभी इसको इतना सीरियस ही नहीं लिया। ये बर्फ़ पूरी फंस गई गाड़ी के नीचे, गाड़ी की एंटायर बॉडी के नीचे। इतना बड़ा ये, उसकी पूरी फ्रिक्शन से गाड़ी ना आगे मूव हो ना पीछे मूव हो। 1 घंटा लेट हो गया हूँ मैं। अब इसको साफ करना है। तौबा 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 तौबा। अभी तो हिल रही है, ये जब जम जाती है कंक्रीट बन जाती है, पूरी गाड़ी नीचे से खराब करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो व्यूअर्स, बहुत पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और बाहर अमूमन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही जाना चाहते हैं, और नॉर्थ अमेरिका एंड यूएसए तो टॉप चॉइस होती है। जस्ट इमेजिन सुबह सुबह आप उठे हैं और आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और आपको पहले अपना पूरा रैंप और ड्राइववे साफ़ करना है, ये स्नो शवलिंग करनी है। आप गाड़ी निकालना चाह रहे हैं लेकिन गाड़ी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, क्योंकि उसके नीचे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि वो टायर्स भी मूव नहीं होने दे रही, और गाड़ी के पूरी बॉडी के नीचे जो बर्फ़ है फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी मूव नहीं हो रही। तो आपको ना सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड साइड्स से शवल करना है, बल्कि आपको गाड़ी के नीचे भी शवल मारना है। और ज़ाहिर है कि फ्रंट साइड तो उसके नीचे नहीं जाएगी, तो मैंने तो बैक एंड पर जो उसका हुक है उसके साथ मैंने पूरी गाड़ी के नीचे से बर्फ़ निकाली, तब मेरी गाड़ी मूव हुई। और कुछ लोग कहते होंगे बर्फ़ ही तो है, इतनी ज़्यादा साफ़ करने की क्या ज़रूरत है, रुई की तरह होती है, खुद ही पिघल पुगल जाएगी। तो नाजरीन, ये पिघलती पुगलती नहीं है, क्योंकि दर्जा हरारत मुसलसल लो चल रहा है, तो ये मज़ीद बढ़ने वाली है बल्कि। और एक दफ़ा जब ये जम जाती है उसके बाद ये कोई रुई जैसी नहीं होती बल्कि कंक्रीट जैसी होती है। तो इट्स जस्ट लाइक आप जिस रैंप से रोज़ गाड़ी गुजारते हैं वो ऊंचा नीचा हो जाए और कहीं से इतना ऊंचा हो जाए कि आपकी गाड़ी को नीचे से छीलने लग पड़े और आपकी गाड़ी को डैमेज करे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि रिलेटिवली न्यू ही पड़ी हुई हो, तभी आप इसको जल्दी जल्दी से जिस हद तक मुमकिन हो साफ़ कर दें। बहुत मुश्किल हुई है आज सुबह। तौबा मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, सभी लोग स्टक हैं। बर्फ़ कभी नहीं मैंने देखी यहाँ पर। तो नाजरीन, अक्सर कहा जाता है कि कनाडा में ना तो अर्थक्वेक्स हैं, ना हरिकेन्स हैं और ना ही एलिगेटर्स हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कोई जापान में कोई यूएस में। लेकिन कनाडा में जो बर्फ़ है ना, वो उसका वाहिद और एक बहुत ही बड़ा मसला है।
यही वजह है कि ज़्यादातर आबादी कॉन्सेंट्रेटेड है रिलेटिवली गर्म इलाकों में। गर्म तो नहीं है लेकिन उतने ठंडे नहीं हैं जितने एक्सट्रीम के ठंडे सस्कैचुअन एंड कैलगरी एंड अल्बर्टा वगैरह हैं। ओंटारियो फिर भी उससे कम ठंडा है लेकिन उसकी ये सूरत हाल आपके सामने है। तो ऐसे में ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो गाड़ी कहीं पर भी स्टक हो सकती है और गाड़ी फिसलती है सड़क पर, और अगर आपकी नहीं भी फिसलती तो भी किसी दूसरी की फिसलती हुई गाड़ी आपको आकर लग सकती है। दरअसल मैंने रास्ते में भी बहुत ही खौफनाक चीज़ें देखी थीं। आज का सफ़र बहुत मुश्किल था मेरा घर से ऑफ़िस तक। एक तो शुरू में इतनी परेड लग गई, मेरी इतनी वॉट लग गई 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर के, और बिल्कुल मसल्स में दर्द हो गया था और जोड़ों में भी जोड़ हिल गए थे। कोई मैं शवल कर रहा था, कोई पाँव से आगे पीछे कर रहा था, कोई हाथ से हाथ छिल गए मेरे, हटा रहा था। गाड़ी के भी पूरी ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी और रास्ते में भी जो चढ़ाई आती है वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ मैंने देखा कि वो चढ़ नहीं पा रही थी। इतना मुश्किल था बिकॉज़ बर्फ़ में, हालांकि बर्फ़ साथ साथ साफ़ करते जा रहे होते हैं और सोल्ट गिराते जा रहे होते हैं ताकि बर्फ़ पिघलती जाए, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी कि अभी सड़क पर कुछ कुछ मौजूद थी, तो गाड़ियों को चढ़ाई पर चढ़ने में भी मुश्किल हो रही थी। और ऐसे में ये भी ख़तरा होता है कि आगे वाली गाड़ी कहीं स्किड होकर पीछे की तरफ ना आ जाए, और फिर वो एक दो गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होता बल्कि वो कतार से कई सारी गाड़ियाँ उसके लपेटे में आ जाती हैं। और स्पेशली ऐसे में जो 401 हाईवे है जिससे बहुत से कनाडा के सिटीज़ कनेक्टेड हैं और लोग डेली वहाँ पर जाते हैं क्योंकि उनको कम्यूट करना होता है फ्रॉम वर्क टू होम एंड होम टू वर्क, तो इनएविटेबल है वहाँ पर जाना भी पड़ेगा, लाजमी हाईवे से गुज़रना ही पड़ेगा। और हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि बहुत सी गाड़ियाँ उस हादसे का शिकार हो जाती हैं और अक्सर जानी और माली नुकसान होता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक ड्राइव होती है। ऐसे में मैं भी बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चल रहा था और जो मैक्सिमम स्पीड है उससे कम पे मैं रख कर ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था, ये ध्यान रखते हुए कि ना तो मेरी अपनी गाड़ी स्लाइड हो, और आगे पीछे का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि कोई गाड़ी अगर कोई फिसल रही हो तो उससे दूर रहना होता है। लेकिन मैं काफ़ी लेट भी हो गया हुआ था। ख़ैर मेरी बात हो गई थी ऑफ़िस में। सच सिचुएशंस आर इनएविटेबल, कुछ भी इंसान नहीं कर सकता। दिस इज़ फ़ोर्स मैज्योर, ये तो कुदरत का काम है और फंसे हैं तो फंसे हैं, खाली हम ही नहीं फंसे, सभी लोग फंसे हुए थे। लेकिन निज़ाम ज़िंदगी नहीं रुकता कनाडा में, कितनी भी ठंड पड़ जाए, कितनी भी बर्फ़बारी हो जाए, लोगों को अपने काम पर जाना होता है, लोग जाते हैं और सब काम वैसे ही चलते रहते हैं जैसे हस्बे मामूल होते हैं। मतलब इट टेक्स स्पेशल स्किल्स एंड आपको रेडी होकर आना चाहिए ऐसे मुल्क में बहुत हार्ड वर्क करने के लिए, बिकॉज़ हार्ड वर्क खाली यही नहीं है कि आपको काम करना है, बल्कि काम के साथ ये जो सारी चीज़ें हैं ये उससे भी बड़ा काम है, स्पेशली सर्दियों में, बिकॉज़ 6 महीने तो कम से कम सर्दी रहती ही है और 6 में से 6 अगर बर्फ़ नहीं भी पड़ती तो भी 4 महीने तो पड़ती ही है, ओंटारियो भी। तो ऐसे में अक्सर सुबह काम पर जाने से पहले भी बर्फ़ साफ़ करनी होती है और काम से वापस आकर भी बर्फ़ साफ़ करनी होती है। जैसे आज के दिन मैंने वापस आकर भी बर्फ़ साफ़ की थी और उसकी वजह ये थी कि हालांकि मैं ठीक ठाक साफ़ करके गया था, लेकिन उसके बाद पूरे दिन के दौरान जो सड़क साफ़ होती रही, जो इनकी जो मशीन्स होती हैं जो सॉल्ट गिराती हैं और बर्फ़ साफ़ करती हैं, वो साइड पर बर्फ़ लगा गई, तो मेरा जो रैंप का एंट्रेंस थी वो पूरी भरी हुई थी। उस पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि उस पे बंदा भी अंदर चल के नहीं जा सकता था, तो मैंने तो गाड़ी गुज़ारनी थी। अब ऐसा भी नहीं मैं कर सकता कि गाड़ी को सड़क पर खड़ा कर दूँ, स्पेशली ड्यूरिंग द स्नो, बिकॉज़ सड़क अवेलेबल रहनी चाहिए मशीन्स के लिए ताकि वो सोल्ट गिरा कर बर्फ़ हटाती रहें। ऐसे में लोग सड़क पर गाड़ी नहीं खड़ी करते किनारे, लोग अपने रैंप्स पर ही खड़ी करते हैं। इसलिए रैंप पर जाने के लिए, जगह बनाने के लिए मुझे वापस आकर भी 1.5 घंटा लगा। बर्फ़ साफ़ की मैंने। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और ऐसे में अक्सर ये जो टर्न्स होते हैं ना, ये बहुत ही खौफ़नाक होते हैं क्योंकि हालांकि
काफ़ी लोग स्पीड कंट्रोल करके जा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से गाड़ी तेज़ी से आ रही हुई हो सकती है, जो समटाइम्स देखने में नहीं आती, नज़र नहीं आती प्रॉपरली। अगर बंदा मुड़कर ना देखे तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो स्लिपेज भी होती है और एक्सीडेंट्स का भी ख़तरा होता है, और बहुत ही रिस्की होता है ड्राइव करना ऐसे में, लेकिन साथ ही साथ आप छोड़ भी नहीं सकते। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ कहानी शेयर की थी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं निघत, और मुझसे इतनी बड़ी हैं, मैं उनको निघत आंटी कहता हूँ। तो उनका मैंने किस्सा आपके साथ शेयर किया था कि कैसे कनाडा में उनका इतना बड़ा घर है ओंटारियो में, लेकिन उसको मैनेज करना उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं जिन दोनों की शादी हो गई और वो अमेरिका चले गए हैं और वहीं रहते हैं। तो निघत आंटी अपने बुज़ुर्ग शौहर के साथ इतने बड़े घर में रहती हैं, जिसको संभालना उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो आप सब ने नीचे कमेंट्स भी किए थे कल की वीडियो में, वो उन्होंने भी पढ़े और उनको बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों ने उनके लिए दुआ की है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो बस फिर सारा दिन काम करने के बाद जब वापस आया तो एक और मुश्किल पेश नज़र थी, मेरी मुंतज़िर थी, और वो ये थी कि ड्राइववे के एंट्रेंस पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ का हजूम था कि गाड़ी अंदर ही नहीं लाई जा सकती थी, और उसको फ़ौरी तौर पर हटाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी वुड बी द सॉफ्टेस्ट इट वुड एवर बी। अगर मैं इसको अभी ना हटाता तो बाद में ज़ाहिर है इसने कंक्रीट की तरह सख्त हो जाना है और बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहेगा मेरे लिए गाड़ी अंदर लाना, और फिर मेरे लिए पार्किंग स्पॉट भी नहीं रहेगा, स्पेशली सर्दियों में। बिकॉज़ गर्मियों में तो लोग, जैसे मैंने पहले बताया था, साइड्स पर कार्स पार्क कर देते हैं, लेकिन सर्दियों में बार बार सड़क की सफाई हो रही होती है, तो सड़क पर नहीं खड़ी करनी चाहिए गाड़ी। तो बहुत ज़रूरी था कि मैं आते साथ, चाहे जितना भी थका हुआ हूँ, हालांकि मुझे भूख भी लगी हुई थी, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं सारा दिन ऑफिस में कुछ नहीं खाता पीता, बिकॉज इट्स ऑलरेडी सच अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कि मुझे सारा दिन बैठ कर डेस्क पर काम करना होता है। सो आई जस्ट कीप टेकिंग ब्लैक कॉफ़ी। तो वापस आता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगी होती है, तो उसके साथ मुझे पहले 1.5 घंटा ये मुशक्क़त करनी थी। मैं अंदर भी नहीं गया खाना खाने के लिए, आते साथ ही मैंने स्नो ब्लोअर लिया और लग गया मैं बर्फ़ साफ़ करने के लिए। और इतनी मुश्किल हो रही थी, इतनी ठंड थी, पहले मैंने हाथों पर दस्ताने पहने ताकि फ्रोस्ट बाइट ना हो जाए, और फिर जो स्नो ब्लोअर था मैंने कभी पहले आज से इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, मुझे इसको इस्तेमाल करना भी नहीं आ रहा था। और ऊपर से मुसीबत ये कि हालांकि स्नो ब्लोअर में आगे से जहाँ से नोज़ल से बर्फ़ निकलती है उसका मुंह मैंने अपने से दूर किया हुआ था, परे की तरफ किया हुआ था, लेकिन जो स्नो निकल रही थी वो हवा के प्रेशर से उड़ उड़ कर मेरे ही ऊपर गिर रही थी। सारी मेरे कपड़े गीले हो गए, टोपी के ऊपर बर्फ़ गिर गई, जैकेट के ऊपर बर्फ़ गिर गई, शर्ट के अंदर जा रही थी, और पैंट तो पूरी की पूरी नीचे से भीगी हुई थी ही, और बूट्स के अंदर तक बर्फ़ चली गई थी, ऐसे पाँव भी चिप चिप कर रहे थे, और बर्फ़ उड़ उड़ के मेरे ऊपर गिर रही थी, और ऐनक के शीशों के ऊपर भी गिर रही थी, वो भी उसने ब्लर कर दिए, देखा भी नहीं जा रहा था ठीक से, और आंखें भी चुंधिया रही थी, बंद हो रही थी। लेकिन साथ साथ ये करते रहना ज़रूरी था, बिकॉज़ एक ही गो में मैं चाह रहा था बस अब जितनी भी तकलीफ़ हो रही है हो, बेशक ये काम ख़त्म हो, मैं रेस्ट नहीं बीच में लेना चाह रहा था, बिकॉज़ एक दफ़ा मैं सोच रहा था मोमेंटम टूट गया तो उसके बाद फिर दोबारा से दूसरा सिलसिला जारी करना मुश्किल हो जाता है। वो डंडा जो है ना, वो कह रहे थे हाथ से वो निकल गया है, जो ऊपर होल्डिंग वाला डंडा नहीं है, साइड से, एक साइड का वाला। कोई थोड़ी बहुत बर्फ़ हो ना तो फिर भी आसानी से साफ़ हो जाती है। ये छोटे छोटे पहाड़ थे बने हुए, तो उनके ऊपर स्नो ब्लोअर आसानी से चढ़ भी नहीं रहा था, चल भी नहीं रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। मुझे लग रहा था कि एक बटन होता है राइट साइड पर, उसको और उस लीवर को दोनों को इकट्ठे प्रेस करके इसको चलाना होता है, लेकिन यूज़ करते करते मुझे फिर समझ आई कि बटन को बस और लीवर के साथ शुरू में ही इकट्ठे प्रेस करना होता है, बाद में बटन छोड़ दें, खाली लीवर ही प्रेस करके रखें तभी मशीन चलती रहती है।
तो बहुत मुश्किल हो रही थी, एक तो ठंड इतनी लग रही थी, साथ में भूख लग रही थी और साथ में ये बर्फ़ थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा थी। ये जो छोटा-छोटा पहाड़ आपको नज़र आता है ना, इसको तोड़ना बहुत मसला होता है। अब अगर शवलिंग राज यहाँ पर करता तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा देर लगनी थी, बिकॉज़ वो थोड़ी-थोड़ी बर्फ़ हटाता है और बर्फ़ हटाते-हटाते स्लिप हो जाता है। कभी हाथ की ग्रिप नहीं रहती, कभी आगे से वो प्लास्टिक स्लिप कर जाता है और कभी-कभार तो वो शवल टूट ही जाता है। नहीं, बस उधर का और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है फिर वो स्नो बस खोल दो। ब्लोअर्स यूज़ किए जाते हैं। बाकी भी तमाम लोग स्नो ब्लोअर्स ही यूज़ कर रहे थे। और अभी ये जितनी आप बर्फ़ देख रहे हैं, हिना ने एक दफ़ा मेरे घर पहुंचने से पहले सफाई की हुई थी। एक दफ़ा तो मैं सुबह जाने से पहले करके गया था, फिर बीच में हिना ने निकल कर सफाई की थी और उनको भी इतना दर्द हो गया और इतनी ठंड लग गई। और फिर जब मैं ऑफिस से वापस आया तो फिर भी हिना मेरे साथ लगी हुई थी, तो हम दोनों ने मिलके बहुत ही मुश्किल से ये बर्फ़ साफ़ की। स्नो ब्लोअर का लीवर भी टूट गया। वो लीवर प्लास्टिक का था और पहले शुरू-शुरू में तो तकरीबन 5 मिनट वो लगा रहा, उसके बाद वो कड़क करके टूट गया और सिर्फ़ आगे उसका जो छोटा-सा पीस है, फिर उसको मैं हाथ की उँगली के साथ ज़ोर से पकड़ के दबा के चला रहा था, एक आधे इंच के पीस को। तो उसको दबा के रखना इतनी बड़ी मशीन के साथ इतना मुश्किल था, साथ में ग्लव्स भी पहने हुए कि वो बार-बार स्लिप हो रहा था और ख़ुद मैं थका हुआ था पूरे दिन का। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये देखने में चीज़ें सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली करने लगते हैं ना, आप कभी करने का इत्तेफ़ाक हुआ हो तो आपको पता होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ होती है, कितना बड़ा टास्क होता है। एक और मसला ये भी था कि इतनी दूर तक स्नो ब्लोअर लेकर जाना था कि ये कॉर्ड जो है, जो तार साथ लगी हुई है, ये एक्सटेंशन से निकल जाती थी। फिर हिना को मुझे बताना पड़ता था, हिना फिर वो उसको कनेक्ट करती थी और साथ ही ये कॉर्ड थोड़ी-सी उठाकर भी रखनी पड़ती थी कि ऐसा ना हो कि स्नो को ब्लो करते-करते स्नो ब्लोअर के नीचे उसकी अपनी ही कॉर्ड आ जाए और वो कहीं से डैमेज हो जाए, क्योंकि 2 जगहों से डैमेज हुई हुई भी थी पहले से, इतनी इस्तेमाल हो चुकी है और वहाँ से उसको टेप वगैरह लगाई हुई है, तारों को जोड़ा हुआ है। तो उसका भी ध्यान रखना होता है कि वो भी स्नो बस ब्लोअर बिलाल के अपना नीचे ना रैंप आ उस जाए, सड़क बिकॉज़ तो अगर वो वो साफ हो गया करेंगे। तो एक तो तार कट अपना जाएगी, फिर उसको रैंप को पहले क्लियर करें, जोड़ें रैंप से इतना क्लियर और करें फिर जितना उसके गाड़ी बाद आ ही सके। स्नो ब्लोअर यूज़ किया जा ये सकता है थोड़ी और वाली फिर बर्फ करंट तो लगने का मशीन भी हटा खतरा लेगी, जो होता है। पहाड़ है ना तो ये ये नहीं। सारी चीज़ें देखते हुए स्नो ब्लो करनी होती है। गर्मियों में भी इवन जब ग्रास काटनी होती है तो ग्रास कटिंग ये नहीं हट मशीन्स रहा का था भी ना, यही मैंने होता भी है आके कि किया, उनकी मुझसे भी नहीं जो हट रहा कॉर्ड था ये। होती है उसको उठाकर ज़रा रखना पड़ता है ताकि मशीन के नीचे आकर वो भी ना कट हो जाएँ। तो बहुत सी चीज़ों का ये जो ध्यान ये रखते वाला हुए ये सारी पहाड़ है ना, काम इसको करने होते हैं। हटाना और फिर पड़ेगा एक ये इधर। भी होता है कि स्नो ब्लो करते हुए या शवल करते हुए जो बर्फ़ निकल रही है, वो सड़क पर ना जाए और साथ वालों के रैंप पर भी ना जाए। तो हर चीज़ का मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे से ख़्याल रखते हुए ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो हालाँकि हमारे रैंप पे 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 2 गाड़ियों के खड़े होने की जगह है, लेकिन मैं इतना थका हुआ था, फ़िलहाल तो मेरे से बस इतना ही साफ़ हुआ कि कम से कम अपनी गाड़ी की जगह बन जाए। वो भी मैं 1.5 घंटा लगे रहने के बाद इसी शक में था कि पता नहीं इतना ओपन हुआ है कि मेरी गाड़ी अंदर आ पाएगी कि नहीं। और वही हुआ जिसका डर था, जब मैं गाड़ी अंदर पार्क करने लगा तो साइड्स से अभी बर्फ़ ऊँची थी। तो फिर बाद में मैंने उसको मज़ीद हटाया, लेकिन अभी मुझे ये डर लग रहा है कि गाड़ी की विड्थ से दोनों तरफ मैंने हाफ़ फुट तक तो वाइड कर ही दिया है। लेकिन कल गाड़ी निकालते वक़्त अगर थोड़ी भी स्लिप हुई रैंप के ऊपर तो कल तक ये और भी ज़्यादा सख्त हो चुकी होगी बर्फ़, तो इट वुड बी लाइक कंक्रीट साइड्स ऑन बोथ साइड, लेफ़्ट एंड राइट ऑफ द कार। तो गाड़ी छिल सकती है, डैमेज हो सकती है। तो अभी ये बस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं फिर निकलने लगा हूँ और जो बाकी की बर्फ़ रह गई है रैंप के ऊपर उसको साफ़ करूँगा, ताकि सुबह जब मैं निकलूँ तो मेरी गाड़ी डैमेज ना हो और आज स्टक ना हो। और मैं सोच रहा हूँ कि रात में भी अलार्म लगाऊँ कि 2 दफ़ा बीच में उठ के चेक करूँ, 2-2 घंटे की नींद लूँ बस। और अगर बर्फ़बारी हो रही हुई तो उठ के मैं साफ़ करूँ, क्योंकि ताज़ी पड़ी हुई बर्फ़ आसान होगी
वरना सुबह फिर मैं उसी तरह से स्टक हो जाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल होती है और बहुत लड़ना पड़ता है और बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है बर्फ़ के साथ। तो बस मैं इसीलिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि टाइम की भी कमी हो रही है। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए नीचे दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला मुश्किलात आसान करे और बस इस नए मुल्क में हमारा दिल लगाए। आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बहुत मेहनत से आपके लिए वक्त निकाल कर मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर पसंद आई हो तो इसको थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।